दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने यहाँ पर 2021 और 2022 सत्र में किस पैटर्न पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने लिया है 50% सिलेबस के 2 टर्म यहाँ पर डिसाइडेड करे गए हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, सिलेबस को 2 हिस्सों में यहाँ पर विभाजित किया जाएगा, जिसमें दोनों 50% सिलेबस को कवर करेंगे और दोनों के यहाँ पर अलग से टेस्ट लिए जा सकेंगे। दोस्तों ये जो प्रोसेस किया गया है, ये किया गया है इसलिए क्योंकि पैंडेमिक के कंडीशन में अगर फिर से यही कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी कि पहले ही 50% सिलेबस का टेस्ट लेके बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड और उनकी जो प्रोग्रेस है उसका यहाँ पर डिसाइड पहले से ही कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये दिवस मनाया गया था 3 जुलाई को। अब 3 जुलाई को ये दिवस मनाया गया, ये दिन बनाने की आवश्यकता क्या है। देखिए प्लास्टिक बैग आप जानते हैं नेचर के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, 100 से 150 साल लग जाता है एक प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, अगर इससे कहीं भी किसी खेत में किसी मिट्टी में अगर डाला जाता है तो ये वहाँ पर भूमि प्रदूषण भी करता है। ठीक है, उर्वरकता उस ज़मीन की कम हो जाती है, वहाँ पे ना हल जोत सकते हैं, ना प्लांटेशन सही से हो पाता है। अगर इन्हें ओशियन या पानी या नदियों में डाला जाता है तो वहाँ ये दूषित कर देते हैं और कहीं हर जगह जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जिससे वहाँ पर वाटर लॉजिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके की समस्या का निजात पाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस के लिए यहाँ पर 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जाता है कि वो लोग यहाँ पर कागज़ के जो बैग होते हैं, कागज़ के जो कैरी बैग होते हैं वो यहाँ पर यूज़ करें। इस चीज़ के लिए लोगों को यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य ने 149 साल पुराने दरबार मूव को समाप्त किया है। सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अब यहाँ पे देखते हैं कि दरबार मूव आखिर है क्या। आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, गर्मियों में इसकी राजधानी श्रीनगर है और सर्दियों की इसकी राजधानी यहाँ पर जम्मू को बनाया गया था। तो होता क्या था, जैसे ही सीज़न चेंज होता था बहुत सारे पूरा का पूरा वहाँ का सेक्रेटरेट, सभी अधिकारी, सभी जवान, सभी वहाँ पर कार्य करने वाले जो सरकारी कर्मचारी होते थे सेक्रेटरेट के, उन सब का यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता था जम्मू से श्रीनगर। ठीक है, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता था, बहुत सारे वाहन इसमें इस्तेमाल किए जाते थे। करीब 200 करोड़ का यहाँ पर खर्चा हो जाता था गवर्नमेंट का इस दरबार मूव के चक्कर में। ठीक है, तो इस खर्चे को बचाने के लिए अब उसके बाद में कर्मचारियों को यहाँ पर भत्ते भी देने पड़ते थे, उनके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस था वो सब देना पड़ता था, टीए देना पड़ता था। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस था काफ़ी महंगा साबित हो रहा था सरकार के लिए। तो यहाँ पर 2021 में गवर्नमेंट ने इस दरबार मूव नाम के ये जो प्रक्रिया चल रही थी काफ़ी समय से, इसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया है, सरकार के द्वारा किन राज्यों में कोविड-19 कंट्रोल एवं कंटेनमेंट नियामक शुरू करे गए हैं। तो देखिए अभी उम्मीद है साइंटिस्ट को भी कि शायद जो कोरोना की जो 3rd वेव है वो ज़रूर आएगी। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। इसी के अंतर्गत उन्होंने केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपनी स्पेशल टीम्स वहाँ पर भेज दी हैं वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए। और पहले से ही कोशिश करी गई है कि अवेयरनेस फैलाकर और तैयार रखा जाए हर स्टेट गवर्नमेंट ने खुद को, ताकि कम से कम यहाँ पर कोविड के केस आ सकें और 3rd वेव यहाँ पर ना आ सके। तो इस चीज़ के लिए ये जो मैंने स्टेट्स के नाम आपको बताए हैं, केरला, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर यहाँ पर कोविड-19 कंट्रोल एंड कंटेनमेंट नियामक शुरू करे गए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सी वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है। तो दोस्तों स्पुतनिक लाइट रिसेंटली यहाँ पर देखिए रशिया के थ्रू हमें ये वैक्सीन मिली है। ये जो वैक्सीन है ये सिंगल डोज वैक्सीन है। सिंगल डोज वैक्सीन का मतलब ये होता है, जिस तरह हम यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 2 डोज यहाँ पर ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, स्पुतनिक लाइट में ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसमें सिर्फ 1 ही डोज लेनी पड़ेगी। स्पुतनिक लाइट पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। जब ये लॉन्च हुई थी तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो आपको मिल जाएगा। कोविड-19 जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन होगी इसकी जो एफिकेसी रेट है वो 78% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर सिंगल डोज से 78% तक की अगर एफिकेसी रेट मिल जाती है तो वो मैं इसको अच्छा मानूंगा, बेकार नहीं मानूंगा। तो ये वैक्सीन है जो सिंगल डोज वैक्सीन के रूप में यहाँ पर यूज़ करी जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने किस वैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल करने की मंजूरी नहीं दी है। तो देखिए उस वैक्सीन का नाम है ZYCOV। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन बेसिकली कुछ इन सभी वैक्सीन से थोड़ा अलग है। इस वैक्सीन में क्या होता है, ये आपका जो DNA और RNA है
उनके अंदर इस जो वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ पर ये ट्रिगर करती है RNA और DNA को। तो वहाँ से वो जो मसल्स को एक्टिवेट करता है और सेल्स को एक्टिवेट करता है किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन या कोई भी अगर वायरस अटैक होता है उसके लिए। तो इस वैक्सीन को यहाँ पर हाल ही में देखिए मंजूरी नहीं दी है DCGI ने, और अभी मंजूरी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि कोविड का जो प्रकोप है थोड़ा इंडिया में कम हो गया है। क्योंकि जब ये अपने चरम पे चल रहा था तो उस समय यहाँ पर किसी भी वैक्सीन को बिना किसी ट्रायल की मंजूरियाँ मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा कंट्रोल में है चीज़ें, तो चीज़ों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, भारत सरकार ने किस महापुरुष के नाम पर एकता और अखंडता में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो पुरस्कार का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार। दोस्तों इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में हो गई थी, लेकिन उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 के लिए। अब 2020 और 2021 के अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पर देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए योगदान दिया है उन सब के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन अप्लाई किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पुरस्कार दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने भी भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया है, उसके लिए ये पुरस्कार यहाँ पर शुरू करे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बहुत कम समय में आर्मी के लिए 10 मीटर का पुल निर्माण यंत्र किसने बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है DRDO ने। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसे 1958 में बनाया गया था। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसे DRDO भवन बोला जाता है। अब DRDO के जो चेयरमैन हैं, जो चीफ हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं 10 मीटर के पुल के बारे में। 10 मीटर पुल निर्माण का एक यंत्र है जो गाड़ी होगी, एक फोर्स की गाड़ी होगी, उसी के ऊपर उसको माउंट किया जाएगा और जहाँ भी उस पुल की आवश्यकता होगी वहाँ पर उस वाहन के द्वारा उसे ले जा करके 10 मीटर का जो पुल है वो 10 से 20 सेकंड के अंदर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, किस राज्य ने नई IT नीति शुरू की है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने नई IT नीति 2021-24 यहाँ पर शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकार ने दावा किया है कि वो लोग 50,000 जो है लोगों को रोज़गार देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 50,000 जॉब्स क्रिएट होती हैं तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रयास है। IT नीति शुरू करने के बाद लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है DCGI। ठीक है, जो अभी आपको मैंने DCGI के बारे में बताया था, उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी की किस वैक्सीन की टेस्टिंग को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सिंगल डोज वैक्सीन है, उसका यहाँ पर टेस्टिंग का और उसके ट्रायल का जो यहाँ पर जिम्मा मिला है वो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी को मिला है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर DCGI ने जो है स्पुतनिक लाइट का जो टेस्टिंग चल रहा था, टेस्टिंग कह सकते हैं आप, उसको ट्रायल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग और जो ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर एक तरीके से यहाँ पर रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आगे चल के इसको मंजूरी मिल जाएगी आई थिंक, पर अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, अंटार्कटिका में अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर कितना तापमान रहता है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि वहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 18.3 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। अब वहाँ का तापमान बढ़ने का मतलब है ग्लेशियर्स का पिघलना। वहाँ जितना तापमान बढ़ेगा ग्लेशियर ईजिली वहाँ पर पिघलना शुरू हो जाएंगे, और वो अगर पिघलना शुरू हो गए, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, जैसे वो पिघलना शुरू करेंगे वो पिघल के पानी बनेगा, पानी बनेगा तो वो सी लेवल इंक्रीज़ होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे शहर, बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो सब यहाँ पर डूबने के चांसेस बनने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो वहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 18.3 डिग्री को क्रॉस कर गया है और आगे भी इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 6 जुलाई 2021 के करंट अफेयर। आपको वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके अपने सजेशंस भी आप मुझे दीजिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।